Okay, so hello back. We were talking about Lamarckism, in which he gave 4 points, which were first internal vital forces. There are some vital forces in organisms जिसकी वजह से cell can increase in size. Environmental needs and wants, इच्छा होने पे कुछ भी इरप्ट हो जाता है, that is also wrong partially. Later years के बाद ऐसा हो सकता है. Use and disuse of organs was partially true and partially wrong. उन्होंने ये कहा कि जिस ऑर्गन को जितना यूज करते हैं वो उतना ही बेटर डेवलप हो जाता है और वो नेक्स्ट जनरेशन में उतना ही बेटर डेवलप जाएगा. दिस वॉज समवेयर रॉन्ग. जैसे अगर हम अपनी आईज को एक्सेसिवली यूज करें तो क्या होता है, धीरे धीरे आई साइट बिगड़ने लगती है. अदरवाइज व्हाट वुड बी, यू वुड हैव अ वैलिड रीजन टू गो ऑन यूजिंग गैजेट्स. ओह, डोंट टेल योर पेरेंट्स, मैम ने बताया है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ. सो आई एम सेइंग इट इज रॉन्ग. पार्शियली राइट कहाँ होता है, वी आर बोर्न विथ लेफ्ट एंड राइट हैंड्स. अगर हम इनिशियली राइट को ज्यादातर ये यूज करते हैं विथ अवर वांट, बट इफ वी ट्रेन आवरसेल्फ वी कैन राइट विथ लेफ्ट ऑल्सो, डिपेंड्स. बट हम जनरली जिस आर्म को, अब हम जब राइट हैंड से बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू राइट विद द लेफ्ट हैंड. सो दैट इज वन एग्जाम्पल. जो जितना यूज, जैसे जिराफ की लॉन्ग नेक उन्होंने स्ट्रेच की, जिराफ स्ट्रेच बिकॉज द लीव्स वर ऑन अ हायर लेवल देन देम एंड अल्टीमेटली उनकी नेक जनरेशंस के बाद लॉन्ग रह गई बिकॉज ऑल विद अ शॉर्ट नेक डाइड ऑफ बिकॉज दे कुडंट हैव फूड. स्लोली स्लोली दैट वेरिएशन वाले सर्वाइव नहीं कर पाए. सो दैट वाज वन एविडेंस कि हाँ ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन से डेवलप होता है, लेटर ऑन वो चेंज आ सकता है. सो दैट वाज पार्शियली ट्रू. नाउ द लास्ट, inheritance of acquired characters. This was totally wrong. Why? He said जो भी कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एक्वायर करता है अल्टीमेटली वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाता है. जैसे इफ अ रेसलर बिल्ड्स अप स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड अ ग्रेट good strong body, it means that the next generation would be having that kind of body, but that is not true. That is absolutely wrong. So उसकी थियोरीज में से कई रॉन्ग प्रूफ हो गई थी, लेकिन ये जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की थ्योरी कुछ साइंटिस्ट उनके सपोर्ट में भी बोले थे, जैसे नियो लेमार्किनिज्म. अगर ये वर्ड है ना, नियो डार्विनिज्म और नियो लेमार्किनिज्म, मीन्स कि उनके सपोर्ट में किसने बोला. सम सेड कि हाँ, I would just say how this theory was proven wrong by Weizmann. वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है थोड़ा सा. वीजमैन ने क्या किया था, some people before that what I was talking about was some people supported कि हाँ instantaneously नहीं होते, लेकिन जब कोई ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स एक्वायर करता है और स्लोली 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 वैसे ही उसके जर्म प्लाज्म में अगर चेंज आ जाता है तो those characters ultimately can be inherited. अगर वो ऐसे कैरेक्टर्स एक्वायर करता है जो जर्म प्लाज्म में डिफरेंस ला सके तो वो इनहेरिट होते हैं. ठीक है, उन्होंने ये कहा था. Why? Who proved this very wrong? Because there came a theory by Weizmann. There was a scientist, Weizmann, and he proved the point that inherited characters are acquired characters are inherited. Totally wrong. उन्होंने क्या किया, he took a group of mice and cut their tails. अब वो acquired character है mice का, tail चली गई. Then he let them reproduce. Next generation had a tail. उसके बाद उसकी भी पूंछ काट ली. That also reproduced and gave birth to a progeny which had a tail. ऐसा उन्होंने 21 generations तक observe किया. And what ultimately resulted was that the mouse had a tail. This proved that acquired characters cannot be inherited. हर generation में पूंछ कट रही थी, फिर भी acquired character was not inherited. Why? Because
जर्म प्लाज्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. सो लेटर ऑन सम साइंटिस्ट सेड दैट अगर कोई कैरेक्टर ऐसा डेवलप हो जाता है या कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसा है जो जर्म प्लाज्म में चेंज ले आए स्लोली स्लोली, तो फिर वो इनहेरिट हो सकता है. ठीक है. सो दिस वाज लेमार्क, but you don't need to pay a lot of attention because it is not in the NCERT. Let us now study about Darwin's theory of natural selection. Darwin and Wallace, Alfred Wallace, they both gave the theory of natural selection and wrote about it in their book. Darwin wrote a book which was called Origin of Species. Origin of Species. This was the book by Darwin. And zoologic is of Lamarck. ठीक है. So this डार्विन ने ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक में अपनी थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कुछ पॉइंट्स बताए थे, एंड दे गेव मोर इम्पोर्टेंस ऑन दिस नेचुरल सिलेक्शन. दे सेड कि जो बेनिफिशियल वेरिएशंस है वो नेचर सिलेक्ट करता है और नेचुरली वो मूव फॉरवर्ड करते हैं. सो लेट अस स्टडी द थ्योरी ऑफ डार्विन व्हिच ही गेव आफ्टर हिज वॉयज इन अ शिप HMS Beagle. First point which he said was there is geometric multiplication of species. Means if there are two organisms, इनसे 4 आते हैं, इनसे 8 होते हैं और ऐसे ऐसे स्पीशीज इंक्रीज होता है नंबर. दैट इज राइट. सेकेंड दे सेड व्हेन दिस इज देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ऑब्वियसली, फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 2 people and having one piece of cake. ठीक है, वो अच्छी तरह से खा रहे थे. Then they increased in number and still there was one piece of cake. अगर लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, तो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगा, मुझे दो मुझे दो मुझे दो. एंड देन अल्टीमेटली जब बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. व्हाट ही सेड, द वन. केक किसको मिल जाएगा? जो आगे होके सारा ले लेगा. सो ही सेड नेचर में जो फिटेस्ट है, फिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि जिसकी बॉडी स्ट्रांग है, जो उस एनवायरमेंट में रहने के लिए जो सबसे फिट है वो सरवाइव कर जाता है, अदर्स पेरिश हो जाते हैं. जैसे मैंने जिराफ का भी आपको बताया, जिनकी लॉन्ग नेक थी वो सरवाइव कर गए, जिनकी शॉर्ट नेक थी वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ रीजंस, एनवायरमेंट में दे वर नॉट सूटेबल. ठीक है. देन ही सेड दैट, ये तीनों बताने के बाद उन्होंने कहा देयर आर सर्टेन बेनिफिशियल वेरिएशंस अराइजिंग इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. उन्होंने ये पॉइंट थोड़ा सा वाज कंट्रोवर्शियल बिकॉज ही सेड बेनिफिशियल वेरिएशन आते हैं. वेरिएशंस हमेशा बेनिफिशियल ही होते हैं जो इनहेरिट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. वेरिएशंस कैन बी हार्मफुल. सो दिस वाज अ लिटिल वैसे, लेकिन जो उनका सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड था वो था नेचुरल सिलेक्शन. अल्टीमेटली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्यों होता है? बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स दोज जीन्स और दोज वेरिएशंस विच आर फिटिंग इन अ एनवायरमेंट परफेक्टली, ताकि वो स्पीशीज आगे बढ़ती रहे. नेचर ऑल्सो इज इन सपोर्ट ऑफ organisms. It does not want to let anything go. But अगर कोई capable ही नहीं है कहीं पे survive करने के लिए, तो nature will not be able to help it. So natural selection of the best species is present, and this theory was accepted widely. Natural selection होता है, जो सबसे fittest है वो उसमें survive करेगा. सर्वाइव करेगा तो हम कहेंगे कि ऑब्वियसली नेचुरली सिलेक्टेड स्पीशीज है वो. ठीक है. सो ये है. आगे कुछ ने ये भी बताया था
कि रिप्रोडक्शन जिनका बहुत ज़्यादा उसमें होता है, नंबर्स में होता है, वो भी सर्वाइव करते हैं। तो वो भी इस टाइप से हो जाता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे। तो दैट वाज आल्सो पॉइंट इन वेरियस थियरीज, लेकिन दीज आर द मेजर थिंग्स अबाउट विच डार्विन स्पोक, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट डार्विन। 1809 में I think he was born, and in that year only I think Lamarck has written his book Philosophy Zoology। ठीक है, तो अब ये ध्यान में रखिए, दिस आर पॉइंट्स गिवन बाय डार्विन। नाउ दिस वाज ओके, ठीक है, ये हो गया। ये जो बात हमने की कि स्लोली स्लोली लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, दिस ऑल बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब क्वेश्चन अराइजेस दैट ठीक है, इवॉल्व हुए, कई रीजंस रहे, एवरीबडी गिव देयर थियरीज, हाउ डिड लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ? दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन। इवोल्यूशन तो तब होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन अर्थ पे हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड वाज अ बिग क्वेश्चन। सो फॉर दैट मेनी थियरीज वर गिवन। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज तो डार्विन ने बता दी, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ ये कैसे हुआ? सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थियरीज वर देयर फॉर दिस आल्सो। सर्टन थियरीज, जैसे एक थी फादर स्वरोज ने दी थी, रिलीजियस व्यू था उनका, कि वन डे गॉड made the earth and the humans and all the organism in 7 days. So that was a theory which supported religious view कि God ultimately सारे चीजें बनाने के बाद one day he wanted someone to enjoy all his beautiful creation, so he created man. So that was a religious view, many people believed it. Then second was theory of spontaneous generation. Time to time there are rising of new life forms from अपने आप on earth। जैसे ऐसा भी बताया गया था उसमें कि if there is a shirt or a cloth which is dirty and there are some rice के वहाँ पे grains पड़े हुए हैं, तो there are chances कि वहाँ पे अपने आप चूहे पैदा हो जाएं। So that was also not wrong, not acceptable. Then there was one cosmozoic theory कि life came from other planets in the form of spores. Theory of biogenesis था, जिसमें ये बताया गया था कि pre-existing ones से आते हैं, लेकिन from where pre-existing ones came was a question. So many theories were there, but the most accepted theory which was explaining origin of life properly was theory given by Oparin, a Russian, and Haldane from England. Oparin was from Russia, Haldane was from England, and they collectively wrote a book, Origin of Life. And in that, they gave the theory of how life originated on Earth. उस theory को materialistic theory भी बोलते हैं. But they said that life originated because various chemical reactions occurred. So that was chemical evolution. उन्होंने जो बताया कि yes, first there was chemical evolution and then later on organic evolution होता है। मतलब life originated because of various photochemical reactions originate हो गया, and उसके बाद धीरे धीरे there was the evolution which was organic. So first chemical evolution occurred, life originated from abiotic things, non-living things, उसके बाद evolution organic होता गया, then it developed biotically. So this was very wrong, very right, sorry, chemical evolution। और उन्होंने first thing जो explain किया, and they gave the concept of the prebiotic soup also. What does this mean? Prebiotic soup, a soup, they said life originated in the sea water, salty water, and there was sea water के अंदर कुछ substances combine हुए
and they formed a type of mixture which laid the foundation of life to come. That was the prebiotic soup. तो this theory was most accepted, और इनकी जो theory है उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले था atomic phase, then there was molecular phase, and then life originated because of various reactions. तो ये कैसे था, उन्होंने ये कहा कि first, you know the Big Bang theory, no? Big Bang theory से various planets and all separated, there was a Big Bang and then they started revolving and rotating around the sun, वो तो था. After that what happens, धीरे 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 अर्थ का जो एटमोस्फियर था, it was very hot and slowly it started condensing. Now when it was very hot, first everything existed in the form of atoms, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं था, सब कुछ एटॉमिक फॉर्म में था. आफ्टर slow years and years, there was development of molecules, and the first molecules, जैसे ये हाइड्रोजन, हीलियम और के क्रॉस में मेटल्स हो सकते हैं, हेवी मेटल्स, ये सब थे. सेकेंड इसमें क्या था, जैसे द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो बने ऑन अर्थ वर प्रोबेबली these H2O and NH3, ठीक है. और इसके बाद थर्ड था डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लाइटनिंग एक्सेट्रा, ठीक है. सो दिस वाज द थियरी. अब इस थियरी को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दे सेड फर्स्ट इट वाज वेरी हॉट एंड देन एवरीथिंग वाज इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. स्लोली वेरियस एनवायरमेंटल फोर्सेस थे, थंडर था, लाइटनिंग था, यूवी रेडिएशंस थे, सब कुछ था, एंड दे एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ, मॉलिक्यूल्स बने, दे कंबाइंड एंड मॉलिक्यूल्स बने. और क्यों ये reactions हुए, because early atmosphere was highly reactive because 90% was hydrogen उस वक्त, ठीक है, जब पहले एटम्स थे, और फिर 90% it was highly reactive. इतना reactive था कि there were chances of formation of various organic substances. First, oxygen was not present in the free form in early atmosphere. तो जब ये बना, ये हुआ, इसके बाद the prebiotic soup was formed, and then what happened, prebiotic soup बनने के बाद slowly amino acids बने, amino acids जुड़ गए तो proteins बने, proteins then see the virus etc. what it has, a protein coat. NH3 था अमोनिया, तो अमोनिया हैज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वजह से न्यूक्लिक एसिड्स बने होंगे, और स्लोली न्यूक्लिक एसिड इनकॉर्पोरेट हो गया, एंड देन वेरी पहले तो प्रोकैरियोट्स आए होंगे, यूकैरियोट्स आए होंगे, एंड देन ऑर्गेनिकली इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया. सो दिस वाज देयर थियरी एंड इट वाज प्रूवन बाय स्टैनले, मिलर एंड H.C. यूरे. तो इन्होंने मिलर एंड यूरे भी लिखते हैं कहीं में, यू डोंट रिमेंबर, तो मिलर एंड यूरे भी पूछ लेते हैं. मिलर एंड यूरे प्रूव्ड दिस इन द laboratory. The first cell which was formed was coeservate. First cell to be formed in the laboratory was coeservate. और ये कैसे बना, let's say coeservate तो मैं आपको सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ. दिस एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट. राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, वो तो मुझे एक याद आ गया एज ओलंपियाड क्वेश्चन, सो आई टोल्ड यू. अब लेट्स टॉक अबाउट स्टैनले एंड यूरे एक्सपेरिमेंट. व्हाट दे डिड, they took open and Haldane theory as a base,
and they made a apparatus like this. ठीक है. So here there was, this was being heated water. यहाँ पे उन्होंने अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, जो स्टीम था, H2O तो था ही, ये सब ऐसा ही वो सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन लिया एंड दे tied it to an electrode, tungsten electrode, to do the role of lightning and thunder. And they did an experiment जिसमें यहाँ पे सिर्फ एक गैसेस थी. This water was eating and coming like this. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने एक कंडेंसर लगाया था. ठीक है. Now they waited for a week. ये होता रहा and they collected the liquid here. Here there was no organic compound like amino acids or anything, gases थे वो. ठीक है. उन्होंने ये किया, excuse me a minute. Yeah, I'm just coming. Okay, so sorry. Okay, so this was created. अब now जैसे जैसे because of hydrogen, okay, the hydrogen, it was highly reactive here. लेकिन उन्होंने कोई भी ऑर्गेनिक चीजें नहीं रखी थी. एंड आफ्टर 1 week they observed this. यहाँ से प्लेन वाटर था, स्टीम के फॉर्म में इधर आ रहा था. यहाँ पे ये चेम्बर था जहाँ पे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये गैसेस थी. यहाँ पे कंडेंसर था, so this gas would come in a liquid form then, right? And it was collected here. After some time, like after a week, when they took this and studied it, they found presence of amino acids like glycine, simple amino acid like glycine, alanine, aspartic acid. ये जो organic चीजें हैं, this was present in this liquid. तो ये कैसे हुआ? अमीनो एसिड्स बन गए. सो अमीनो एसिड से क्या होता? अमीनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन्स. सो एंड आफ्टर ऑल एवरी ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटीन्स, वेरियस. अब बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड्स भी प्रेजेंट होंगे. धीरे धीरे दिस वाज लेड कि हाँ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं. एंड देन अल्टीमेटली ड्यू टू एनवायरमेंट एंड अल्टीमेटली ड्यू टू various reasons life can evolve. So this was practically proven in the laboratory कि हाँ ऐसे life originate हो सकती है. ठीक है. So this was the best theory which proved that how life originated on earth. ठीक है. So this chapter we have completed with all the theories. ये वाली theory box में दे रखी है NCERT में. So just study about it. Can be asked, some things can be asked. देखो वैसे तो NTSE is a very very easy exam. All of you can do it without any problem. NCERT पे फोकस रखिए, जो भी उसमें दे रखा है. बट इस साल थोड़ा सा ध्यान 9th पे अच्छी तरह से दीजिएगा. Why? Because your course has been reduced. So the number of questions coming from the 9th standard can be more. तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा. I would be guiding you with chapters to study in NTSE: cell, tissue, diversity, why do we fall in. Natural resources अपन next time पढ़ेंगे. In the next lecture we'll complete our course. So here we end the chapter on heredity and evolution. We have seen how life originated on earth, how life evolved on earth,
and now how it is sustaining on earth. ठीक है? So till our next lecture, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा. You are all capable of doing NTSC, so keep working. Boards also is very important. Constant work करते रहिएगा. कोई problem आए, you can ask me on the WhatsApp. So till we meet again, take care. Thank you for listening to me.